एक महिला जिसके पति का 25 सालों पहले कत्ल हो चुका था। 25 सालों बाद उस महिला के पास अचानक से एक फोन आता है और फोन करने वाला कहता है कि मैम, आप लखनऊ चले आइए, क्योंकि हमें लगता है कि जिसने आपके पति को मारा है, जिसने आपके पति का कत्ल किया है, वो कातिल शायद हमारे सामने बैठा हुआ है। अब वो महिला जो पिछले 25 सालों से न्याय के लिए, इंसाफ के लिए भटक रही थी, जब इस फोन को सुनती है, सामने वाला ये सारी बातें कहता है, तो महिला आनंद फानंद में अपना सारा काम छोड़ती है और अपने बेटे को लेके लखनऊ चली जाती है। अब लखनऊ जाने के बाद जब महिला उस पुलिस थाने में जाती है और जाने के बाद जिस पे पुलिस को शक था, उसे जब देखती है तो देखने के बाद ही तुरंत कहने लगती है कि हाँ, इसी ने मेरे पति का कत्ल किया है, यही कातिल है। और पुलिस भी जब ये बात सुनती है तो पुलिस की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक कातिल को जिसे पुलिस लगभग 25 सालों से ढूंढ रही थी, उस कातिल को पुलिस ने 25 सालों बाद अपने जहिन दिमागी से पकड़ा हुआ था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस पूरी घटना को जब आप सुनेंगे तो आमतौर पे हम लोग पुलिस को नाकारा समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को हम बताते हैं कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, और कई ऐसे वाकयात हमारे सामने आ भी जाते हैं जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद हमें मानना पड़ता है कि पुलिस ने काम नहीं किया। पुलिस अगर ठीक से काम करती तो शायद ये मामला सुलझ सकता था, ये कातिल या खूनी, ये रेपिस्ट पकड़ा जा सकता था। लेकिन इन सब सारी बातों से उलट, इन सारी चीज़ों से उलट, आज की जो कहानी है, इस कहानी में पुलिस ने ऐसी जहन दिमागी का प्रयोग किया, ऐसी बुद्धिमत्ता दिखाई, ऐसे सातिर तरीके से एक सातिर क्रिमिनल को पकड़ा जो 25 सालों से अपना रंग रूप, शहर, ये सारी चीज़ें छोड़ के भाग चुका था। न पुलिस के पास कोई सबूत था, न पुलिस के पास कोई सुराग था। पुलिस खुद भेष बदल के उस कातिल के पीछे 25 सालों से लगी हुई थी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ रात 8:30 बजे क्राइम की ऐसी ही मज़ेदार, रोचक कहानियों के साथ आता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली से। दिल्ली में साल 1997 में एक किशन लाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। किशन लाल के पास कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं थी, कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी। इधर उधर मजदूरी करता था। जो भी पैसे मिलते थे, थोड़े ही पैसे मिलते थे, लेकिन उसी पैसे में वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहते थे। परिवार में और कोई था नहीं। जो भी मेहनत मजदूरी करके थोड़े बहुत अमाउंट मिल जाता था, उसी से अपनी जरूरत की चीज़ें लोग पूरी करते थे। बाकी जीवन एक दूसरे के साथ ठीक ठाक तरीके से बिता रहे थे। किशन लाल सुबह मजदूरी पर निकल जाता था, शाम को लौट के आता था, फिर सुबह निकल जाता, फिर शाम को लौट के आता। न ज़्यादा किसी से मतलब था, न ज़्यादा किसी से लेना देना। और इसी क्रम में साल 1997 में फरवरी महीने में किशन लाल एक दिन अपनी नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए, कहीं मजदूरी के लिए निकलता है। अब किशन लाल जाता है। किशन लाल के जाने के बाद जो उसकी पत्नी सुनीता है, अपने डेली के काम को करती है। जो भी घर में झाड़ू पोछा करना था, ये सारी चीज़ें करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। किशन लाल के आने का वक्त हो रहा था। जल्दी जल्दी जो कुछ नाश्ता बनाना था, उसकी पत्नी सुनीता किशन लाल के लिए बनाती है और नाश्ता बना के किशन लाल का इंतजार करने लगती है। समय बीतता जा रहा था। 7 से 8 हो गए, 8 से 9 हो गए, लेकिन किशन लाल के आने का कोई निशान नहीं मिल रहा था। अब सुनीता धीरे धीरे परेशान होती है, लेकिन उस समय ना कोई फ़ोन था, न कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे सुनीता फ़ोन कर सके। अब न किशन लाल की कोई हाल मिल रही, न कोई खबर मिल रही। सुनीता परेशान हो रही है, इधर उधर के पड़ोसियों से बोल रही है कि किशन लाल का कुछ पता नहीं चल रहा। अब इधर सुनीता पूछताछ कर ही रही थी, आसपास के पड़ोसियों को ये सारी चीज़ें बता ही रही थी कि इतनी ही देर में एक आदमी सुनीता के पास आता है और कहता है कि आप किशन लाल की पत्नी हैं। अब किशन लाल, जिसके लिए सुनीता काफ़ी देर से परेशान थी, जब उसी के नाम से एक आदमी इसे पूछता है तो ये तुरंत कहती है कि हाँ, मैं किशन लाल की पत्नी हूँ, बताइए क्या हुआ। इसके बाद वो आदमी कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि किशन लाल को किसी ने मार दिया है और वो हॉस्पिटल में है। अब ऐसी बात सुनने के बाद सुनीता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक आदमी जो सुबह अच्छा भला अपने घर से गया था, शाम को किसने उसको मार दिया होगा। अब सुनीता फौरन उस आदमी के साथ अस्पताल जाती है, और अस्पताल जाने के बाद जो नज़ारा उसके सामने था, उसे देखने के बाद सुनीता दहाड़े मार के रोने लगती है। दरअसल किशन लाल को किसी ने चाकुओं से गोद के मार दिया था। शरीर पे लगभग 50 चाकू के निशान थे। शरीर पूरी तरह
छलनी हो चुका था, घायल हो चुका था। पुलिस वाले अब सुनीता को ढांढस बंधाते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा सी पूछताछ करते हैं, लेकिन सुनीता न कुछ बताने की हालत में थी, न कुछ कहने की हालत में थी। और एकमात्र उसका जो सहारा था, उसका जो पति किशन लाल था, वो इस दुनिया से जा चुका था। इस सदमे से ही सुनीता उबर ही नहीं पा रही थी। पुलिस वाले थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी है वो सुनीता के हवाले कर देते हैं। अब चूंकि किशन लाल को चाकुओं से मारा गया था, तो ये मामला ना किसी एक्सीडेंट का था, ना ही किसी नेचुरल डेथ का था, ये सीधा सीधा मामला कत्ल का था। अब पुलिस की नज़र में एक कत्ल का मामला आया था, किशन लाल की कत्ल का। पुलिस को मामला सुलझाना था, केस सॉल्व करना था। अब लिहाजा पुलिस वाले किशन लाल के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं और सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो सुनीता से ही करते हैं। 1-2 दिन तक इंतजार करते हैं कि सुनीता कुछ बताने लायक हो जाए। इसके बाद 1-2 दिन इंतजार करने के बाद सुनीता से आते हैं, पूछताछ करते हैं। तो सुनीता कहती है कि किशन लाल की न किसी से दुश्मनी थी, बाकी अपनी पूरी डेली रूटीन बताती है। कहती है कि हमारा न किसी से ज़्यादा मतलब था, न किसी से ज़्यादा वास्ता था। भला किसी से मेरे पति की क्या दुश्मनी हुई, कोई मेरे पति को क्यों मारेगा। अब इसके बाद पुलिस वाले किशन लाल के दोस्तों से पूछताछ करते हैं, वो जहाँ जहाँ जॉब करता था वहाँ पूछताछ करते हैं। उस समय सीसीटीवी ये सारी चीज़ें थी नहीं इतनी ज़्यादा, तो ना कोई सुराग मिलता है, ना कोई सबूत मिलता है। और धीरे धीरे जो सुनीता है ये थाने आती, अपने पति के कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस पे जोर बनाती, दबाव बनाती। पुलिस वाले भी इसी क्रम में पूछताछ कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे, लेकिन ना कोई सुराग हाथ लग रहा था, ना कोई सबूत हाथ लग रहा था। इसके बाद जब सुनीता से पूछते हैं कि जब ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है तो क्या इसकी किससे किससे दोस्ती थी, किससे किससे इसकी दुश्मनी थी, ये सारी चीज़ें आप हमें बता दीजिए। इसके बाद सुनीता सारे नाम, सारे लिस्ट जो किशन लाल के दोस्तों की थे, ये सारे नाम, ये सारे लिस्ट जो थे वो पुलिस वालों को सुनीता दे देती है। और इसी लिस्ट में एक नाम आता है रामू का। पुलिस वाले सारे दोस्तों से पूछताछ करते हैं, सारे दोस्तों से छानबीन करते हैं, लेकिन जब रामू के घर जाते हैं, रामू के बारे में पता करते हैं, तो ना रामू का कहीं घर मिलता है, ना रामू का कुछ पता चलता है। तो पुलिस वाले और सुनीता दोनों को लगता है कि हो ना हो इस मर्डर में, इस कत्ल में रामू का ही हाथ है, क्योंकि मर्डर के बाद से रामू गायब था। अब पुलिस वाले रामू के बारे में छानबीन करते हैं और जो सारे इन्वेस्टिगेशन का एंगल था वो लाके रामू पे डाल देते हैं कि रामू ही कातिल है, रामू ने ही कत्ल किया होगा। अब पुलिस वाले रामू को ढूंढ रहे थे, लेकिन रामू का कुछ पता नहीं चल रहा था। साल 1997 की ये घटना है, 1998 आ जाता है, रामू का कुछ पता नहीं चलता। 1999 आ जाता है, 2000 आ जाता है, 2001 आ जाता है, 2002 आ जाता है। सुनीता बेचारी अपने एक बेटे के साथ, क्योंकि जब उसके पति किशन का मर्डर हुआ था तो प्रेग्नेंट थी, अपने एक बेटे के साथ जो मात्र 3 से 4 साल का था, वो बार बार अपने पापा के बारे में पूछता, अपने पिता के बारे में पूछता। और जब जब वो बच्चा पूछता तब तब सुनीता पुलिस थाने आती और रामू के बारे में पूछती कि क्या रामू का कुछ पता चला, रामू कहाँ है। धीरे धीरे 1997 से 2007 आ जाता है, रामू का कुछ पता नहीं चलता। 2010 आ जाता है और ये जो मामला था ये फाइलों में धूल खाने लगता है। समय के साथ इस मामले को बंद कर दिया जाता है। 2017 के बाद 2020 आ जाता है। अगर ध्यान से देखिए तो 23 साल इस घटना को बीत चुके थे। 1997 की ये घटना है। 1997 के बाद 2010 आता है, 2000 के बाद 2020 आता है, 2021 आ जाता है। बच्चा जो 4 साल का था अब वो 22 साल का हो गया था, उसका नाम सनी था। ये बच्चा और ये माँ हर साल उस थाने में आते, अपने पति के कातिल के बारे में पूछते। पुलिस भी छानबीन करती, लेकिन रामू का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब जैसे ही 2021 आता है और ये मामला जो है फाइलों में धूल खाने लगता है, तभी एक स्पेशल टीम जो दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की थी, ये मामला उसको रिफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि ये जो पुलिस की टीम थी ये बनाई ही इसलिए गई थी जो पुराने मामलों को सॉल्व करे, जो ऐसे मामले जो अनसॉल्व हैं उन्हीं को सॉल्व करे। अब 25 सालों में कई चीज़ें बदल चुकी थी। मामला जो उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो गायब हो चुके थे, कईयों की मौत हो चुकी थी, कई रिटायर हो चुके थे। इधर सुनीता भी न्याय की मदद की पुलिस से, ये सारी उम्मीदें खो चुकी थी, छोड़ चुकी थी, अपने डेली काम में लग चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये मामला नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पास जाता है तो वहाँ के जो एसीपी हैं धर्मेंद्र कुमार, वो सुनीता के पास आते हैं और आने के बाद सुनीता से पूछते हैं कि रामू के बारे में जो जो चीज़ें आपको पता
वो आप हमें बता दो। अब सुनीता से जब ये सवाल पूछते हैं तो सुनीता के जहन में एक उम्मीद जगती है कि शायद कोई तो ऐसा आया जो इस मामले को, इस मर्डर के मामले को सुलझा सके, मेरे पति को इंसाफ दिला सके, हमें इंसाफ दिला सके। इसीलिए सुनीता ने एक एक चीज़ें जो जो रामू के बारे में उसे पता थी वो सारी चीज़ें वो बताती है, और बताने के बाद उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही उसे रामू की भाभी मिली थी, जो कि तुगलकाबाद में रहती है, दिल्ली के तुगलकाबाद में, और शायद उस भाभी से कुछ पता चले। अब पुलिस वाले रामू की उस भाभी के पास बड़ी उम्मीद में जाते हैं कि शायद कोई रामू की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले रामू की भाभी के पास जाते हैं और उससे रामू के बारे में पूछते हैं तो भाभी साफ साफ मना कर देती है कि रामू के बारे में हमें नहीं पता कि रामू कहाँ है, वो लगभग 25 सालों से गायब है। लेकिन बताते ही बताते जो उसकी भाभी थी एक शब्द और बोल जाती है और कहती है कि इतने समय से वो गायब है, और अगर आपको यकीन ना हो तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पुलिस वालों से वो कहती है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले इसकी माँ की डेथ हुई थी, उस डेथ में भी रामू नहीं आया था। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं कि कोई आदमी उसकी माँ की डेथ हुई है उसमें भी नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है या तो वो खुद मर चुका है या तो बहुत बड़ा सातिर है, बहुत बड़ा ज़हीन दिमाग है। अब पुलिस वाले जो एसपी थे धर्मेंद्र यादव, वो इस रामू को पकड़ने के लिए यहीं से एक प्लान बनाते हैं, और प्लान भी इतना ज़हीन दिमाग था कि आगे जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी पुलिस वालों पे एक तरह से फक्र होगा, गर्व होगा। जब उसकी माँ की मौत के बारे में एसपी साहब सुनते हैं तो एसपी साहब के दिमाग में एक आइडिया आता है, और इसी आइडिया के तहत ये उस भाभी से और उस भाभी के पति से यानी रामू के भाई से मिलते हैं, और मिलने के बाद कहते हैं कि हम बीमा कंपनी से हैं, और चूंकि रामू की माँ की मौत एक्सीडेंट में हुई है इस वजह से ही रामू की माँ को पैसे मिल रहे हैं, और वो पैसे अब रामू की माँ तो है नहीं, तो पैसे जो हैं आप दोनों भाइयों को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए दोनों भाइयों का होना जरूरी है। अब ये बात सुनने के बाद जो उसका भाई था वो कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है और कहता है कि रामू तो नहीं है, लेकिन रामू के बेटे से आप मिल सकते हैं। उसके बाद वो रामू के बेटे की फेसबुक आईडी के बारे में बता देता है। अब पुलिस वाले रामू के बेटे की फेसबुक आईडी को खंगालते हैं, और आईडी को खंगालने के बाद एक एक चीज़, एक एक डिटेल चेक करते हैं। उसके बाद बीमा कंपनी के एजेंट बन के ही वो रामू के बेटे से मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा इतने लाख रुपए आपको आपके पिता को मिलने हैं, अगर आपके पिता कहीं मिल जाते तो इतने लाख रुपए हम उनको दे देते, नहीं तो ये मामला जो है, ये जो पैसा है ये ट्रस्ट में चला जाएगा। अब रामू का बेटा भी ये बात सुनने के बाद लालच में आ जाता है और रामू का पता बता देता है। दरअसल जो रामू था वो दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में नाम बदल के, भेष बदल के अशोक यादव नाम से एक टेम्पू चलाता था, एक रिक्शा चलाता था। अब इतने बड़े शहर में धर्मेंद्र यादव को, माफ कीजिएगा, अशोक यादव को खोजना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो रामू था वो अपने बेटे से भी नहीं बताया था कि वो रहता कहाँ है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस कहीं न कहीं उसे खोज रही है। इसके बाद पुलिस, जो दिल्ली की पुलिस थी, वो लखनऊ आती। लखनऊ आने के बाद एक एक टैक्सी स्टैंड पे इस रामू के बारे में पता करती है, धर्मेंद्र यादव नाम से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान काफ़ी छानबीन करने के बाद फाइनली धर्मेंद्र यादव का पता पुलिस को चल जाता है। अब पुलिस बहुत खुश थी, खुशी मन से जाती है, धर्मेंद्र यादव को उठाती है। लेकिन उठाने के बाद जैसे ही धर्मेंद्र यादव से कुछ पूछती है, कुछ कहती है कि तुम रामू हो, तुमने मर्डर किया है, तो धर्मेंद्र यादव इन सारी बातों से सीधे सीधे मुकर जाता है। कहता है कि ना तो मेरा नाम रामू है, ना ही मैंने मर्डर किया। अब पुलिस वालों को लगता है कि एक आदमी जिसके पीछे हमने 25 साल खराब कर दिए, उस आदमी ने मर्डर किया ही नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? हमारे 25 सालों की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अब चूंकि पुलिस के पास और कोई चारा भी नहीं था, तो धर्मेंद्र यादव को थाने लेके जाते हैं। इधर जो किशन लाल की पत्नी है सुनीता, उसे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप आ जाइए, आप आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए। अगर ये आदमी रामू है और रामू होने के बावजूद भी आदमी झूठ बोल रहा है कि धर्मेंद्र यादव है, तो इसका मतलब कत्ल भी इसी ने किया होगा। इसी आधार पे पुलिस धर्मेंद्र यादव को थाने में बंद करती है, और बंद करने के बाद सुनीता को फ़ोन करती है और सुनीता को बुलाती है। अब सुनीता जो पिछले 25 सालों से मदद की उम्मीद खो चुकी थी, उसे नहीं लग रहा था कि उसके पति की कत्ल का मामला कभी सुलझ पाएगा, कभी इंसाफ उसे मिलेगा। जब ये बात वो सुनती है कि एक आदमी, एक संदिग्ध पकड़ा गया है, तो सुनीता अपने बेटे को लेती है, अपना सारा काम छोड़ के तुरंत ही ट्रेन पकड़ के लखनऊ आती है। लखनऊ आने के बाद उस थाने में जाती है जहाँ पे
उस आदमी को, धर्मेंद्र यादव को, बंद किया गया था। अब थाने में जाने के बाद जैसे ही वो धर्मेंद्र यादव को देखती है, सुनीता चीख के कहने लगती है कि यही रामू है। अब पुलिस वाले इसी शब्द का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही रामू का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है, तुरंत पुलिस वाले अब रामू से सख्ती से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला, और इसका मतलब तुमने ही मर्डर किया है। पुलिस वाले जब काफी देर तक पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो रामू घुमाता है, लेकिन काफी देर काफी सख्ती से पूछताछ करने के बाद अंत में रामू टूटता है और टूटने के बाद कहता है कि हाँ, मैंने ही इसके पति को, जो किशन लाल है, उसे मारा है। और मारने की वजह जब पूछी जाती है तो मारने की वजह बताता है कि किशन लाल के पास कुछ पैसे थे और मुझे वो पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने उसे चाकू से कूद के मार डाला। तो एक कत्ल जो पिछले 25 साल पहले हुआ था, वो कत्ल साल 2022 के सितंबर महीने में, इसी साल के पिछले 2 महीने पहले सुलझता है। तो आप सोच के देखिए, अगर पुलिस ठीक से काम करे तो किस तरह से केस सुलझ सकते हैं, और अगर ना करे तो केस आंखों के सामने हो तब भी मामला उलझा का उलझा रह जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी मैंने थोड़ी जल्दी में सुनाई, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, मैं वहाँ से आया, इधर 8:30 का टाइम भी हो रहा था, और टाइम मैं चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि आप लोग का एक भरोसा है कि 8:30 पे कहानी आएगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई सुझाव देना हो, कोई सजेशन देना, या फिर कोई बात आपको कहनी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आजकल मैं कमेंट्स के रिप्लाई थोड़ा कम दे पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कहीं बिजी हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें 5 तारीख के बाद सुधर जाएंगी। डेली वही का सिनारियो रहेगा। भले ही सब्सक्राइबर अब बढ़ गए हैं, भले ही व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन मैं आपका वही प्रखर हूँ जो आपके कमेंट्स पढ़ता था, आपके कमेंट्स के रिप्लाई देता था। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।